आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट ऑन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5 का। हम लोग चैप्टर 5 पूरा अच्छा तरह से पढ़ लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए। तो अब हम देखेंगे उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि पूरा सबको कंप्लीट हो गया था। अगर चैप्टर 5 आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि हमने क्या कहा था, ये स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा था कि पहले चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव और उसके बाद मॉडल सेट। सब्जेक्टिव का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस सब्जेक्टिव को अगर समझ लेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अंतिम तक एकदम सब आपको याद हो जाएगा। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे खूब रटते रहते हैं। आपने तो ये सब पढ़ा है, बस याद कैसे करना है वो तरीका आपको जानना है बस। तो ये बस याद करने का कोई एक शॉर्टकट तरीका है। अब कैसे तरीका शॉर्टकट वो आगे हम बताएंगे, एकदम शॉर्ट तरीका जो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस देखेंगे याद हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालें। एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये कैसे पूछा जाता है, एक और तरीका से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व वैदिक कालीन या ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें या धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, दोनों क्वेश्चन का बात एक ही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आपको पता है शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग जो मेन बात होता है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, वैदिक काल का प्रारंभिक समय ऋग वैदिक काल है। वैदिक काल का प्रारंभिक समय कौन है, ऋग वैदिक काल। इस समय आर्यों का जीवन ग्रामीण था, जो पशुपालन भी करते थे। इनका जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। यानी कि शुरू से देखिए वैदिक काल का प्रारंभिक समय ऋग वैदिक काल था। इस समय आर्यों का जीवन ग्रामीण था, जो पशुपालन करते थे, और इनके जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा भाई आगे भी क्या क्या लिख सकते हैं। अगर लिखना होगा तो लिखना क्या होगा, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। इस काल में बहुत महत्वपूर्ण, मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ये लोग पशुपालन से कृषि की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे या धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। ये लोग पशुपालन से धीरे धीरे कृषि की ओर क्या हो रहे थे, अग्रसर हो रहे थे। और इनका जीवन अस्थायी हो रहा था। इनका जीवन क्या हो रहा था, अस्थायी हो रहा था। उसके बाद इतना इंट्रोडक्शन में लिख लिया ना, ज्यादा नहीं, बस इतना इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इनके अब एक पैराग्राफ आपको छोड़कर, मतलब एक लाइन छोड़कर, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद आपको लिखना होगा। इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के अध्ययन से पूरी सभ्यता का संपूर्ण ज्ञान होता है। पूरी सभ्यता क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। अब इतना लिखना। अब यहाँ पर सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्थिति लिख सकते हैं, सामाजिक जीवन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए हमने हर एक बात पॉइंट में लिखा है, पॉइंट से, लेकिन आपको पॉइंट में बिल्कुल नहीं लिखना। देखिए हम क्यों लिखे हैं, आपको क्यों नहीं लिखना। हमने इसलिए लिखा है कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, लेकिन जब आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे ना, उस समय ऐसे नहीं आपको लिखना है। उस समय आपको पैराग्राफ में सब लिखना है। जैसे हम पैराग्राफ ऐसे करके लिखे हैं, देखिए पहले भी बताया कि पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। पैराग्राफ का मतलब ऐसे ऐसे आपको लिखना। अब आगे बढ़ा कर ऐसे लिखना है। ऐसे पॉइंट में आपको आंसर राइटिंग नहीं करना होता। ये सिर्फ हम आपको बताया नोट्स बनाने के लिए, और आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए इसीलिए हम बता रहे हैं। आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना पैराग्राफ में, ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में आपको लिखना है। तो देखिए अब सबसे पहले सामाजिक स्थिति लिखेंगे। अब लिखेंगे इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी जो सामाजिक स्थिति, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, ऋग वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति उतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन इनका जो सामाजिक स्थिति, इनका जो सामाजिक जीवन था, यहाँ पर लिखना है कि ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन उतना उन्नत नहीं था, लेकिन इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इनका समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वथा भिन्न था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा बढ़ाने के लिए आगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता सर्वथा क्या था, भिन्न था। इनका समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, जो सिंधु घाटी सभ्यता सर्वथा भिन्न था। इतना लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है कि इनकी परिवार की छोटी इकाई, इनके परिवार का छोटी इकाई, छोटी इकाई परिवार का कुल होता था। ये छोटी इकाई परिवार का
कुल होता था। क्या होता था? परिवार का कुल होता था। और इनका परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। इनका जो उस समय ये लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे और परिवार का एक प्रमुख होता था। परिवार का एक प्रमुख जो परिवार का नेतृत्व करता था। परिवार का क्या करता था? नेतृत्व। ऋग्वेद से हमें उस समय के वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था की इतना लिख लिया, वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देते हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के बनाया गया है। पहला, इसमें क्या लिखना है? वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के बनाया गया। पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्थाओं में उनका समाज बटा हुआ था। 4 वर्ण व्यवस्थाओं में उनका समाज बटा हुआ था। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म होता था, यानी कि न कि कोई जाति नहीं होता था, उनका कर्म होता था। जो भी जो काम करते थे वो क्या होते थे? मान लीजिए ब्राह्मण का काम करेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय का काम करेंगे क्षत्रिय, वैश्य का काम करेंगे वैश्य, शूद्र काम शूद्र। एक घर में 3-4 तरह के लोग रह सकते थे, यानी कि जो पढ़े लिखे होंगे या जो आचार्य होंगे, जो पुरोहित होंगे या जो वैद्य होंगे, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाते थे। क्षत्रिय कौन होते थे? राजा होते थे। या राजा के घर पर कोई सैनिक काम करता है वो होता था, या राज कर्मचारी होता था, क्षत्रिय होते थे। वैश्य कौन होते थे? व्यापारी होते थे, कृषक होते थे वैश्य। और शूद्र जो सेवा करते थे, जो नौकर होते थे, वो क्या होते थे? शूद्र। तो एक घर में कई प्रकार के, एगो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है एक घर में। क्योंकि इनका कार्य का आधार माना गया था इनका वर्ण, यानी कि जाति माना गया था कि जो काम करेंगे वही जाति होंगे। ये नहीं कि वंश के आधार पर नहीं। यहाँ पर क्या लिखना है कि वंशानुगत, इसमें जाति वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। इसमें वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्त्रियों को समाज में बराबर का अधिकार था। मतलब बराबर का, यहाँ पर ये नहीं अब लिखना है कि हम आपको समझाने के लिए बोले हैं कि ये जो स्त्री थी, मतलब इनका समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार दिया गया था। तो इसमें क्या लिखना है कि समाज में स्त्रियों को भी क्या किया गया था? बराबर का अधिकार दिया गया था। इनको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, यज्ञ में बैठने का अधिकार था। ये सब लिखना है कि यज्ञों में बैठने का भी इनको अधिकार था। इतना तक हो गया इनका जीवन। इनका जो सामाजिक जीवन है वो क्या हो गया? लगभग कंप्लीट हो गया। अब सामाजिक जीवन में और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके थोड़ा रहन सहन के बारे में देख लेते हैं। ये लोग वस्त्र के रूप में सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। क्या लिखना है? वस्त्र के रूप में सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। और विवाह का प्रचलन उच्च जाति से निम्न जाति में था, जबकि निम्न जाति से उच्च जाति में विवाह का प्रचलन था। इतना हो गया। अब उसके बाद आपको लिखना है पैराग्राफ में, हमेशा ध्यान रखिएगा लिखना किसमें है? पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन इनका कैसा था? राजनीतिक जीवन हड़प्पा वासियों से सर्वथा भिन्न था, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक संगठन बने हुए थे और संगठन एक कबीला के रूप में थे। ये सब ऊपर लिखना है। संगठन एक कबीला के रूप में थे, क्योंकि इनका जीवन पूर्ण रूप से कबीलाई जीवन था, यानी कबीला पर ये लोग क्या थे? आधारित थे। और इनका संयुक्त परिवार होने के कारण, देखिए संयुक्त परिवार लिखा है ना, इनका संयुक्त परिवार होने के कारण ये लोग जो उनका संयुक्त परिवार था, उनके एक प्रमुख होते थे और कई परिवार मिलकर एक ग्राम बन जाता था। और जिसके ग्राम के या एक कबीला बन जाता था, कबीला या ग्राम बन जाता था। क्योंकि देखिए आप कहिएगा कबीला की ग्राम, दोनों में से एक कोई होगा नहीं। ग्राम क्या होता था? गांव जब कबीला के रूप में अगर इधर उधर चल रहे होते थे तो कबीला के रूप में एक जगह बस जाते थे तो क्या होता था? ग्राम। तो ये गांव बन जाते, जिसके एक प्रमुख होते थे। यहाँ पर जिसके एक प्रमुख होते थे। और यहाँ पर युद्ध भी होता था। क्या होता था? युद्ध भी होता था। और इनका मुख्य संपत्ति चारागाह और पशु थे, क्योंकि इनका जीवन कैसा था? इनका जीवन जो पशुपालन पर आधारित था। और इसमें एक प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन किया गया जिस युद्ध का नाम दशराग्य युद्ध है। जिस युद्ध का नाम दशराग्य युद्ध, हम आप लोगों को बताए भी होंगे दशराग्य युद्ध के बारे में। अब तो इसमें आपको वर्णन कर देना दशराग्य युद्ध के बारे में। एक तरफ से राजा सुदास थे और दूसरी तरफ से 10 राजा थे, जिसमें जीता कौन? राजा सुदास ही जीते थे। और इनके कुछ सामाजिक इकाइयां यानी प्रशासनिक इकाइयां, अभी नीचे इसको लिख देना एकदम बढ़िया से बना कर ऐसे। प्रशासनिक इकाई कुल, विष, ग्राम, जन और राष्ट्र, एकदम नीचे बढ़िया से एकदम बड़ा में करके लिख देना है। हो गया इनका राजनीतिक जीवन। अब आर्थिक जीवन की तरफ देखते हैं। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? इनका आर्थिक जीवन उन्नति की ओर ये लोग बढ़ रहे थे। इनका आर्थिक जीवन और उन्नति की ओर बढ़ रहा था। और धीरे धीरे ये लोग पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर हो रहे थे। पशुपालन से किस ओर अग्रसर हो रहे थे? कृषि की ओर। और इनका संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण एवं कबीलाई था। और इनका निवास स्थान नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे होता था।
पहाड़ों के किनारे वाले मैदान में होता था, जहां पर एक ग्राम के रूप में ये लोग बसे हुए होते थे। और इनका जो घर था, ये झोपड़ी नुमा घर बनाकर ये लोग क्या करते थे, रहते थे। पशु तथा चारागाह इनकी मुख्य संपत्ति थी, पशु तथा चारागाह इनकी मुख्य संपत्ति थी। और उसके बाद इनको अंकों की जानकारी थी, इनको अंकों की जानकारी थी। और मुख्य रूप से युद्ध होता था वो पशु और चारागाह के लिए ही युद्ध होता था। और नदी के पानियों नदियों के लिए भी युद्ध होता था, यानी नदी के पानी के लिए भी युद्ध होता था। आगे बढ़ते हैं। इनको कांसा, सोना और चांदी की जानकारी थी, इनको कांसा, सोना और चांदी की जानकारी थी। और इस साथ में इनको मृदभांड की भी जानकारी, और बहुत अच्छे अच्छे मृदभांड ये लोग क्या करते थे, बनाते थे, जिसमें चित्रित दूसर मृदभांड भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके धार्मिक जीवन लिखते हैं। इनका धार्मिक जीवन, अब इनके धार्मिक जीवन लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे और उसके बाद अब धार्मिक जीवन में लिखना शुरू करेंगे। इनका धार्मिक जीवन एक अलग प्रकार का था। ये लोग अपने देवताओं की पूजा अपने भौतिक सुख के लिए करते थे, जिसमें पेड़ों की पूजा करते थे, और पेड़ों की पूजा करते थे, और उसके बाद पशुओं की पूजा करते थे, और पशुओं के पृथ्वी की पूजा करते थे, अंतरिक्ष की पूजा करते थे। ये अलग अलग प्रकार के इनके देवता थे। जैसे अंतरिक्ष के देवता इंद्र को मानते थे, आकाश के देवता जो थे वो सूर्य को मानते थे, पृथ्वी के देवता अग्नि को मानते थे। ये सब लिखना है, पृथ्वी के देवता अग्नि को मानते थे। और ये लोग कई प्रकार से पूजा करते थे, जो कि अपने भौतिक सुख के लिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से पशुपालक थे। अब समझिए, पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ों को अभी पूजा होता है ना, आप लोग देखे है ना, पेड़ों को अभी पूजा होता है, पशुओं को भी अभी पूजा होता है। ये उसी समय से प्रथाएं चली आ रही है, ये ऋग वैदिक काल से ही प्रथाएं चली आ रही है, अभी तक वो हो रहा है। अब ये इनके धार्मिक जीवन खत्म हो गया। अब उसके बाद धार्मिक जीवन के बाद क्या करेंगे, अब इनके थोड़ा सा सारांश लिख देंगे। यहाँ नीचे थोड़ा सा सारांश लिख देते हैं। सारांश का मतलब निष्कर्ष समझ लीजिए। ऋग वैदिक कालीन जो आ रहे थे, वो अपने उन्नत जीवन की तरफ अग्रसर, धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। और उनका जो कबीलाई जीवन था वो ग्राम के रूप में बसता जा रहा था, और उनका जीवन अस्थायी होता जा रहा था। और पशुपालन से वो लोग कृषि की तरफ बढ़ रहे थे। और वो उन लोगों का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन था वो उन्नति की ओर बढ़ रहा था, जिसमें उनके राजनीतिक जीवन में धीरे धीरे ग्राम बड़े होने लगे, और वो एक जन के रूप लेने लगा। और वो एक क्या जन के रूप में बड़ा क्षेत्र बनने लगा, जिसके कारण उनके राजनीतिक जीवन में वृद्धि हुआ, और सामाजिक स्थिति में और भी उन्नति होने लगी। और आर्थिक जीवन में वो लोग कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने लगे। इतना हो गया। आगे लिखना है कि आगे कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने लगे। हो गया इतना। अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये पूरा चैप्टर हो गया। ये वाला जो पहला क्वेश्चन हो गया वो कंप्लीट हो गया। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।